Hello and welcome back to my channel, guys. My name is Pankaj and you are watching Be Yourself, the channel where we talk about bikes and rides. So guys, I hope you all are doing well. आज सैटरडे संडे है और बाहर हो रही है बारिश और मैंने अपना मोटर ब्लॉग वाटर प्रूफ सिस्टम नहीं बना रखा है, so that's why I was not able to go on motor vlog today and that's why I'm making this video. और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है बिकॉज जो भी लोग 390 लेना चाहते हैं, आई थिंक दीज आर द थिंग्स यू शुड नो. ठीक है, मैं MT चलाता हूँ, मेरे पास घर पे MT है एंड आई शिफ्टेड फ्रॉम दैट टू 390 एंड देर आर थिंग्स विच यू नो आई वॉन्ट थिंक नोबडी एल्स विल टेल यू. सर्विस सेंटर नहीं कहेगा, स्पेक शीट नहीं बताएगी और ना रिव्यूअर्स बता पाएंगे बिकॉज दे गेट बाइक फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. और मैं आपको पूरा अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ क्योंकि मैं इस तरह से पर्सपेक्टिव से बोलने वाला हूँ, लेकिन जैसे कि मैं यामाहा से आया हूँ, सो things can be in that perspective because you will get to compare like how these two kind of bikes and engines of these two companies differ and there are other things which I will discuss. तो यहाँ पे आज मैं बात करूँगा कि ये बाइक आपको फील कैसे होती है चलाने में, आप इससे क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, सर्विस कैसी है, पार्ट्स कैसे अवेलेबिलिटी हैं, ठीक है, आपको लॉन्ग राइड्स पे कैसा फील होगा, इंजन के बारे में बात करेंगे कैसा फील हो सकता है आपको, जो चीज़ आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ आओ बाइक में. उसके साथ मैंने कुछ चीज़ों की लिस्ट बना के रखी है कि इस बाइक में कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ जो चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, लग सकती हैं और इट डिपेंड्स. देखो, अच्छा लगना और दिखना ना ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होता है. कुछ लोगों को सेम ही चीज़ किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को नहीं लग सकती है. तो आज उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे. बिल्कुल ऑनेस्ट वीडियो रहने वाला है कि मैं क्या फील करता हूँ, क्या मॉड्स हैं जो आपको करवाने ज़रूरी हैं, मतलब दी मोस्ट, जो आपको इट डिपेंड्स ऑन द यूज़ यू आर गोइंग टू यूज़ द बाइक फॉर. तो वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. सो गाइज, लेट्स नॉट वेट एनी मोर एंड स्टार्ट विद द वीडियो. सो गाइज, पहली बात कर लेते हैं, जब आप 390 ले रहे हो ना, तो आप किस चीज़ के लिए ले रहे हो. सो एक्सपेक्टेशन सेट कर लो पहली चीज़. सो दिस बाइक इज़ अ टूरिंग 70% 30% ऑफ रोड को और भी कम कर लो तो भी चलेगा. बिकॉज द थिंग इज देर आर मैनी थिंग्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू दैट. ठीक है, अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये बाइक ऑफ रोड नहीं कर सकती है, बट प्रोफेशनल के पास हो तो ज़्यादा अच्छा कर सकती है, नॉर्मल लोगों के पास हो देयर कैन बी प्रॉब्लम. देखो क्या आता है, मैं बताता हूँ. पहली चीज़ का जो फ्रंट है ना, वो स्पोक व्हील नहीं है. अब स्पोक व्हील के लिए आपको अलग वेरिएंट तो आप ले सकते हो, दैट्स द थिंग. पर उसमें टायर जो आता है वो ट्यूबलेस नहीं आता है, तो आपको ट्यूब वायर टायर के साथ मोस्ट ऑफ द पीपल विल हैव अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो नॉर्मली लोग जो होते हैं वो अलॉय व्हील ही लेते हैं और उसके साथ ऑफ रोडिंग करना थोड़ा रिस्की हो जाता है. बिकॉज देखो, आप वीडियोस देखोगे, इंस्टाग्राम पे भी देखोगे, कई लोग वो लोग बताते हैं कि उनका रिम टेढ़ा हो गया, क्रैक हो गया. तो अगर आप बहुत एग्रेसिव ऑफ रोडिंग कर रहे हो, जैसे आपने मानो जंप्स ले ली या आपने कोई ऐसी ऑफ रोडिंग कर ली जहाँ पे आप फुल स्पीड में जा रहे हो और बाइक जोर से बजती है किसी पत्थर वत्थर पे और आपका टायर का इन्फ्लेशन भी जो है उस हिसाब से नहीं है और आपके गलत एंगल में बजा, तो क्रैक्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है. तो आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आप पूरा दम लगा के ऑफ रोडिंग नहीं कर पाओगे इसके साथ, क्योंकि क्रैक्स होने के चांसेस रहते हैं. और इतना आसानी से क्रैक नहीं होता. मैं नहीं बोल रहा कि बहुत आराम से टूट जाएगा, कि छोटे मोटे झटके से टूट जाएगा, ऐसा नहीं है. चांसेस वहाँ भी बहुत कम है, बट देर आर स्टिल चांसेस. ठीक है, कि आपकी बाइक के टायर में वो क्रैक पड़ सकता है. पर अगर आप ढंग से चलाओगे, वहाँ पे भी अगर आप देखोगे, सोचोगे हाँ ये बाइक प्रॉपर ऑफ रोडिंग नहीं है और उस हिसाब से उसको यूज़ करोगे, देन आई थिंक देयर विल बी नॉट प्रॉब्लम. बट स्टिल इट्स नॉट एन ऑफ रोड बाइक, पहली चीज़. ठीक है, वो अलॉय व्हील की वजह से. उसके बाद दूसरी जाती है जो उसका हैंडल बारिंग पोजीशनिंग है ना, वो काफ़ी नीचे है. जैसे आप ऑफ रोड में जाओगे ना, तो आपको फील होने लग पड़ेगा, क्योंकि आप ऑफ रोड में क्या होता है, आप खड़े होने की कोशिश करते हो, राइट. और जैसे आप खड़े होगे, मैं ना अभी राजमाची की मेरी वीडियो देखोगे तो आप उसमें मैंने कई बार यही चीज़ बोली है कि जैसे आप खड़े होने लगते हो ना, आपको वो नीचे फील होता है. इट्स नॉट अ प्रॉपर स्टैंडिंग पोजीशन. जो अगर आप देखोगे ना, प्रॉपर ऑफ रोडिंग बाइक में मिलती है, एक्सपल्स में मिलती है, या अगर आप टेनरे वगैरह में देख लोगे, एंड हिमालयन हैज़ अ बेटर पोजीशन, सिटिंग पोजीशन. तो वो एक आपको चीज़ का डिसएडवांटेज लगता है इसको ऑफ रोडिंग में मुझे. ठीक है, दैट्स द सेकेंड थिंग. और उसका जो सस्पेंशन है आगे का, तो 170 mm है, बट मैंने इसको देखा है कि कई बार बॉटम आउट जल्दी होता है, वो काफ़ी जल्दी बॉटम आउट होता है. और हिमालयन का इट्स अराउंड 200 से ज़्यादा है शायद, थोड़ा सा. मैं 200 मुझे याद है, 200 mm है. तो उसको सस्पेंशन आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए था इसमें, तो इसीलिए ये सब चीज़ें इसको ना प्रॉपर ऑफ रोडर तो नहीं बनाती हैं. इट्स अ मोर ऑफ अ टूरिंग बाइक. तो इसको आप ये माइंडसेट के साथ आना कि आप एक टूरिंग बाइक ले रहे हो जिसमें आप ऑफ रोडिंग आप 30 to 20% करोगे, देन इट विल बी परफेक्ट. ठीक है, और ज़्यादा एग्रेसिव में मत जाना वहाँ पे ऑफ रोडिंग में भी, देन इट कैन बी ए प्रॉब्लम. ठीक है, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम दे ही देगी, बट पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. दैट्स द थिंग, क्योंकि एक बार रिम क्रैक होता है ना, उसको आप ठीक करा सकते हो. एक सॉरी, रिम बोल रहा हूँ मैं आपको. अगर आप रिम, अगर आपका रिम में क्रैक नहीं आता, वो बेंड होता है नॉर्मली, तो आप उसको ठीक करवा सकते हो. पर अगर आपका अलॉय क्रैक हो गया ना,
तो फिर उसको मतलब पूरा व्हील ही चेंज करवाना पड़ जाता है एक तरह से। सो दैट्स द थिंग कि आप इस सारी एक्सपेक्टेशन के साथ जाओ। अब करते हैं टूरिंग में बात। टूरिंग में भी ना आपको जो हैंडल बार जो सेटिंग पोजीशन है ना, वो थोड़ी सी नीचे लगती है। देखो मेरी हाइट है 5'8", उससे छोटे वालों को मेरे को लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, बट मैं सर्विस सेंटर गया था, जितने भी लोगों के पास 390 आती है ना सर्विस, सब ने हैंडल बार राइजर लगाए होते हैं, और वो भी 1 इंच नहीं काफ़ी रहेगा आपके लिए, 1.5 से 2 इंच लगाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा सेटिंग पोजीशन मिलने वाला है। ठीक है, तो एक तरह से मैं मॉड बता रहा हूँ जो नेसेसरी है 390 के लिए, जो आपको करवाना ही चाहिए। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। उसके बाद आ जाते हैं हम सीट के कंफर्ट में। सीट कंफर्ट ना यार, अब ये बहुत सब्जेक्टिव सी चीज़ है। ठीक है, मैं हम्पी में 1400 किलोमीटर वाली राइड पे गया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा इतना बुरा हाल मेरे को हुआ, इतना बुरा हाल नहीं हुआ। बट जो बट के नीचे रैश आता है ना, उसको तो कोई नहीं बचा सकता, कोई बाइक नहीं बचा सकती। बट अगर आपको फिर भी अनकंफर्टेबल लगता है तो आप जेल सीट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा लॉन्ग राइड्स कंफर्टेबल हो जाएंगे। बट मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि क्या होता है ना, लॉन्ग राइड पे ज़्यादा कुशनी सीट भी हो ना, सीट भी हो, तो ज़्यादा चलने के बाद वो दबने के बाद फिर वो उसी लेवल का कंफर्ट देती है। और इसका कंफर्ट ऐसा है कि वो कॉन्स्टेंटली उसी कुशन लेवल पे रहता है, ऐसा नहीं कुशन लेवल कम होने वाला है आप लॉन्ग राइड्स पे। सो दिस इज़ व्हाट आपको टूरिंग से इसके एक्सपेक्ट करना चाहिए। और अच्छी बात ये है ना, जो उसकी बाइक का पावर है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब आप जब दौड़ाते हो ना, तो आपको क्रूजिंग में 120 तो आराम से मज़े से चलती है, मज़े से 6000 आरपीएम पे 6th गियर पे डाल दो, एकदम मज़े से आपको क्रूज़ करेगी 120 में, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छे रोड होने चाहिए, महाराष्ट्र के रोड नहीं है। मैं कर्नाटका के रोड में चला रहा था, महाराष्ट्र के रोड तो यार छोड़ दो, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। सो दैट्स द थिंग। तो ये आपको बता रहा हूँ, टूरिंग और ऑफ रोडिंग की एक्सपेक्टेशन इसी तरह से सेट करो। तो आप बाइक ले रहे हो तो मोस्टली इट विल बी अ टूरिंग बाइक, नॉट एन ऑफ रोड बाइक। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग आई वॉन्टेड टू डिस्कस। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इंजन की फीलिंग। हाँ, अब मैंने ना कई लोगों को देखा है कि पीपल आर लाइक दे कंप्लेन अबाउट द वाइब्रेशन ऑफ द इंजन। अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप यामाहा से या फिर आप किसी भी जापानीज़ बाइक से आ रहे हो, तो 150 या 200 सीसी के अराउंड है, एंड आप बड़ी सीसी की बाइक में आते हो, तो आपको नॉर्मली, और सिंगल सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, नॉट अबाउट 2 सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर इंजन में आते हो तो आपको वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली फील होगी। बिकॉज सिंगल सिलेंडर 350 से ऊपर सीसी वाला इंजन जो होता है, उनकी वाइब्रेशन प्रिडोमिनेंट हो जाती है। ठीक है, ऐसा है ही नहीं कि आप एक ऐसा सिलेंडर बना लो जो बिल्कुल स्मूथ हो। उसके लिए अगर आपको इंजन की वाइब्रेशन इशू है, और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसकी इंजन की वाइब्रेशन होती नहीं, होती है, आपको कॉन्स्टेंटली रहेगी थोड़ी बहुत। तो अगर आपको सही गियर में और सही रेव रेंज में रखोगे, देन यू विल उसमें आपको इंजन के वाइब्रेशन ज़्यादा फील नहीं होगी। बट हम नॉर्मली ऐसा करते नहीं हैं, तो इंजन की वाइब्रेशन आपको फील होने ही वाली है, वाइब्रेशन रहेगी। मैं अभी एक राइड पे गया था, केटीएम की राइड पे, तो वहाँ पे एक बंदा आया था जो वी-स्ट्रॉम 650 या उससे ऊपर वाली चलाता है। तो उसने बोल रहा था कि मेरे को ये बाइक इतनी, वो 390 लेके आया था किसी की, तो वो बता रहा था कि इसमें बहुत वाइब्रेशन है उसके हिसाब से। वो अलग बात है कि दैट्स अ बिगर बाइक, बेटर इंस्ट्रूमेंट का, उस मतलब इंजन भी 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर, जो मतलब इंजन भी बड़ा है, अच्छा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट स्टिल इसमें वाइब्रेशन फील होती है। अगर मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको वाइब्रेशन एक फैक्टर है कि आपको बाइक में वाइब्स पसंद नहीं है, देन आई वुड से ना आपको सिंगल सिलेंडर बड़ी बाइक में मत शिफ्ट हो। आपको वाइब्रेशन अगर इशू है तो गो फॉर अ 2 सिलेंडर इंजन। उसके लिए आप जैसे कि मतलब NX 500, वो महंगी ज़रूर आएंगी, अब सीधी सी बात है, NX 500 पे जा सकते हो। ठीक है, अब चाइनीज़ ब्रांड में आती हैं, वो आप नहीं लोगे, नॉर्मली लेते ही नहीं है। बट अगर आप NX 500 में जाते हो, दैट्स बेटर ऑप्शन इन 500 सीसी, बिकॉज उसमें आपको इंजन का मतलब इट्स अ बटरी स्मूथ थिंग, आपको इतनी बड़ी इंजन के साथ भी वाइब्रेशन फील नहीं होगी। तो इंजन में वाइब्रेशन रहेंगी रहेंगी, बड़ा सिलेंडर है, ये एक्सपेक्टेड है, इट्स नॉट, सबके लिए प्रॉब्लम नहीं होता है ये चीज़। पर अगर आपके लिए वाइब्रेशन बहुत इशू, एक टेस्ट राइड ज़रूर लो और तब ज़रूर फील करो कि आपको कैसा फील होता है उस इंजन के साथ। और अगर आपके लिए इंजन प्रॉब्लम है ना, वाइब्स मतलब होता है कई बार, मतलब मुझे भी स्टार्टिंग में जब मैं आया था, तो अब MT जाओ, MT तो इतना बटरी स्मूथ इंजन है, स्टार्टिंग में आया तो मुझे फील हो रही थी। बट धीरे धीरे समझ आता है कि आप लोगों से बात करते हो कि बड़े इंजन में और ऐसा सिंगल सिलेंडर इंजन में मोस्टली इशू आना ही है। तो ऐसी ही एक्सपेक्टेशन लेके जाओ, ऐसा मत सोचना कि आप वैसा ही जैसे 150 सीसी का इंजन है वैसे आपको 373 सीसी वाला इंजन आपको सिंगल सिलेंडर सेम स्मूथनेस दे देगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये एक चीज़ है जो आपको फील होने वाली है, तो ये आप टेस्ट राइड में ज़रूर चेक करना। सो दिस इज़ द सेकंड थिंग आपको डिस्कस करना चाहता मैं। मॉड्स की बात कर लें तो देखो, फर्स्ट चीज़ मैंने हैंडल बार ऐसे बता दिया, वो ज़रूरी है, मतलब मुझे तो लगता है ज़रूरी है, क्योंकि आपका सीटिंग पोस्चर बहुत कंफर्टेबल हो जाता है अगर आप 1.5 इंच के अराउंड या उससे ऊपर डला लेते हो ना हैंडल बार राइजर, इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है,
उसके बाद ऑक्स लैम्प तो लगाओ ही लगाओ, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा राइडिंग करते हो, नाइट में राइडिंग करते हो, तब तो ज़रूर लगाओ, ठीक है। क्योंकि सारी बाइकों में इंडिया में देख लो आप, कोई बाइक इंडिया का कहीं भी देख लो, कोई बाइक ले लो, उनकी जो हेडलाइट होती है दैट्स नॉट सफिशिएंट, तो ऑक्स लैम्प तो लगाने ही लगाने हैं। उसके बाद आता है सस्पेंशन। रेयर सस्पेंशन जो है वो उसका स्टिफ है, सबको पता है वो, ठीक है। बट अभी ऐसा है कि जो नया SW मॉडल है उसके अंदर आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप वो एडजस्टेबल सस्पेंशन आप डला सकते हो अपनी बाइक में बाद में भी। अगर आप एक्स ले रहे हो, चाहे आप कोई बाइक एक्स ले रहे हो या जो भी ले रहे हो, आप वो सस्पेंशन सेटअप डला सकते हो उसमें। आप रेयर का डलाना चाहते हो 7500 का आता है। अगर आप दोनों पूरा सेट डलाना चाहते हो दैट्स अराउंड 30,000 की कॉस्ट आती है, जो आपको पूरा सेट एडजस्टेबल करके देगा। अब इसमें एक ही कैच है, अगर आपने वी वर्जन लिया है ना, देन इट विल नॉट वर्क। वी वर्जन में एडजस्टेबल सस्पेंशन का प्रॉब्लम, मतलब वो आप नहीं डला सकते। आपको जो नॉर्मल 855 mm वाली सीट हाइट वाली बाइक है उसमें आप एडजस्टेबल सस्पेंशन डला सकते हो, एंड आई थिंक दैट विल सॉल्व योर स्टिफनेस ऑफ सस्पेंशन का प्रॉब्लम। उसमें आप प्रीलोड, रीबाउंड सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो फ्रंट एंड बैक में, तो आई थिंक दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो दैट्स अबाउट द सस्पेंशन। तो एक मॉड आपको मैंने बता दिया, आपको हैंडल बार राइजर लगाना है, ऑक्स लैम्प लगाना है, आप वो मॉड करा सकते हो अगर आपने सस्पेंशन का करवाना है। सीट के लिए आप अगर जेल सीट ले लोगे तो इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ डू यू फील ऑन द सीट। उसके बाद बैश प्लेट की बात करें, बैश प्लेट अगर आप बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर रहे हो ना, आप 40% ऑफ रोडिंग कर रहे हो, तभी बैश प्लेट लो। बैश प्लेट नॉर्मली जो आती है कंपनी फिटेड, वो काम कर जाती है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो 5,500 किलोमीटर है, उसमें कभी इशू आया नहीं। मैं ऑफ रोड में भी गया हूँ, पर मैं बहुत कम ऑफ रोडिंग गया हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम आई नहीं, वो सफिशिएंट थी मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि जब आप दूसरी बैश प्लेट्स लाते हो ना, जो लोहे उसमें वाइब्रेशन का चेक कर लेना, अगर आप डला भी रहे हो तो वाइब्रेट ना करती हो, वो किसी और से पूछ लेना, रिव्यू ले लेना। कई बार क्या होता है, आप लोहे वाली वो मेटल की डलाते हो और वो वाइब्रेट करती है, तो आपको समझ रहे हो, आप वाइब्रेशन बढ़ा ही जा रहे हो आप बाइक की। सो दैट्स द अनदर थिंग यू शुड बी केयरफुल अबाउट। नाउ उसके बाद एक चीज़ आती है जो क्रैश गार्ड्स होते हैं। देखो क्रैश गार्ड्स में ना, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्रैश गार्ड लेते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना, वो कहाँ माउंट हो रहे हैं बाइक में। अगर वो किसी इंपॉर्टेंट जगह पे माउंट हो रहे हैं ना, बाइक के किसी मान लो इंजन में माउंट हो रहे हैं, डोंट बाय दोज क्रैश गार्ड। क्योंकि जैसे आप बाइक गिरेगी, क्रैश गार्ड तो क्या बचाने से ज़्यादा वो आपकी बाइक को डैमेज ही ज़्यादा करेगा। ऐसा क्रैश गार्ड लो जो आपके एग्जिस्टिंग क्रैश गार्ड से थोड़ा सा ऊपर, मतलब वो क्या है ना, जो एग्जिस्टिंग है ना काफ़ी नीचे है, उसी के जॉइंट में थोड़ा सा ऊपर करके साइड में, उसमें मतलब एक छोटा हो, ज़्यादा वेट में ना कंट्रीब्यूट करे, छोटा सा हो ज़्यादा, और साइड में गिरने से बस आपको बाइक को वो थोड़ा मेजर डैमेज से बचा ले। क्योंकि इसके पार्ट ज़्यादा महंगे नहीं है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, चीपर पार्ट्स हैं, बजाज ही बनाता है, इजीली अवेलेबल है, ठीक है। हमें बस इतना बचाना है कि टैंक जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो उतना ऐसा छोटा सा क्रैश गार्ड लो जो आपको टैंक डिस्ट्रॉय होने से बचा ले। मतलब आपको जो पैनल में उसमें छोटा मोटा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऊपर का जो प्लास्टिक है वो इजीली मिल जाता है, बट मेजर डैमेज ना हो, वैसा ही क्रैश गार्ड हो, ताकि आपका वेट भी कम रहे बाइक का, और आपकी बाइक ज़्यादा बल्कि भी ना लगे, और कोई ऐसी जगह पे आपने लगा दिया वो क्रैश गार्ड जहाँ पे और डैमेज करेगा, तो दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो दीज आर द आई थिंक मस्ट हैव, जो आप करवा सकते हो मॉडिफिकेशन। मेन चीज़ हैंडल बार, ऑक्स लैम्प सबसे ज़्यादा जरूरी है, और एक छोटा सा क्रैश गार्ड। आई थिंक उससे ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं, वो आप डिपेंड करता है आपकी यूज़। बाकी सैडल्स ले एंड बैक रेस्ट जो भी है वो आपको डिपेंड करता है आपकी यूज़ के ऊपर, बट दीज आर 3 आर द मेजर थिंग। उसके ज़्यादा आपको कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रैश गार्ड, हैंडल बार राइजर एंड ऑक्स लैम्प, दिस विल बी इनफ, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके डिपेंड करता है आपको कितनी सुंदर बनानी है, आप अपना शौक है वो बाकी, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द मॉड्स। नाउ इस बात कर लेते हैं सर्विसिंग की। देखो फर्स्ट सर्विस मेरी हुई थी 2,000 रुपये में। सेकेंड सर्विस में मैंने जो है वो ऑयल जो है वो अपना पहले डलवा लिया था, तो मेरे को 700 रुपये में सर्विस पड़ गई थी। तो समझ लो ऑयल आपका 1,400 रुपये का आता है मॉडल वाला, तो आपको उतने रेंज में पड़े, 1,500 से 2,000 के ऊपर आपकी सर्विस कॉस्ट पड़ने वाली है, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपकी बाइक वारंटी पीरियड में है और आपने मोटल छोड़ के कोई और ऑयल डलाया है, मतलब सर्विस सेंटर छोड़ के, देन यू विल लूज द इंजन वारंटी। तो डोंट डू दैट। आप सर्विस, बिकॉज मैंने क्या ना, मोटल में हुआ क्या था, मोटल में बताता हूँ इशू, वो जल्दी बर्न हो गया था, मेरे को ऐसा लग रहा था, क्योंकि जो लेवल है ना, जितना उन्होंने डाला था, जितना मैंने लिखा था 1.7 लीटर, उससे लेवल जो है ना वो आ नहीं रहा था। और एक और चीज़, वो लेवल बोलते हैं कि आपको बाइक कैसे बोलते हैं ना, स्ट्रेट करके आप लेवल चेक करो, यहाँ पे वो बोलते हैं लेवल स्ट्रेट करके चेक नहीं करना, थोड़ा टिल्ट करके चेक करना होता है कि वो जो लेवल इंडिकेटर दिया है उसमें आ रहा है कि नहीं। अगर सीधी बाइक रख के आपको वो बोला कम ही दिखाई देगा, थोड़ा टिल्ट करोगे जितना, उसमें अगर लेवल सही दिखा रहे देन इट्स ओके। तो मेरे साथ वो लगा था, मुझे ऐसा लगा था कि वो मोटर जल गया है,
और मुझे थोड़ा वाइबी फील हो रहा था इंजन, तो मैंने चेंज करवा लिया था और मैंने उसके बाद शेल का डलाया था। देन सर्विस सेंटर ने बताया कि आपका फिर वारंटी जा चुका है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, डोंट चेंज द ऑयल सर्विस सेंटर के सिवा, उन्हीं से करवाओ चेंज जब तक वारंटी पीरियड में है, तो आपकी सर्विस इंजन वारंटी नहीं जाएगी। उसके बाद पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं, काफ़ी चीप पार्ट्स हैं। मैं इसका मतलब साइड स्टैंड है वो देख रहा था, वो 400 रुपये का था। तो और जो उसके जो पैनल है प्लास्टिक वाला, वो भी काफ़ी चीप था, 1000-1500 का, इतना मुझे याद है। इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, तो उसकी टेंशन मत लो, आपको इजीली अवेलेबल जाएगा, बजाज ही बनाता है, सो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। एक चीज़ और बताता हूँ, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है बाइक की, कोई इशू नहीं आता उसमें। टायर्स में अभी मैं बताता हूँ, मेरा अभी रिसेंटली 5,500 मैंने चलाई है बाइक। टायर्स में फ्रंट वाले में क्रैक्स आ गए हैं, हल्के हल्के, मतलब लाइट थिन क्रैक्स हैं साइड में, साइड वॉल्स में। जो मेरा टायर था, वो जो मेरी बाइक जब मैंने डिलीवरी ली थी तब से 1 साल पहले बना था वो टायर, उसके 1 साल हो चुका जब मैंने डिलीवरी ली थी। अब उसको 10 महीने एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो अब उसमें क्रैक्स आए हैं। अब जो ये मेटजेलर्स हैं, दे आर सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स, ठीक है। तो अब ज़्यादा अगर आपकी बाइक खड़ी होती है, इट स्टेज फॉर अ लॉन्ग, ज़्यादा आप यूज़ नहीं करते हो, मतलब मेरी 2-2 हफ्ते खड़ी रहती है कई बार, तब ये टायर में क्रैक्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आगे वाली टायर में है मेरे, पीछे में नहीं आया कुछ भी, आगे में आया है। अब इसमें क्या है, मैं सर्विस सेंटर गया था तो वारंटी में है टायर, तो उन्होंने तुरंत फ़ोटो लेके उन्होंने दिल्ली में भेज दिया वो, क्योंकि वहीं से वारंटी का अप्रूवल होता है। वो आई थिंक मेटजेलर वालों का अलग ही है, वो बाइक वालों का नहीं है वो सिस्टम। तो अभी वो आएगा उसका अप्रूवल, और वो बोल रहे हैं कि अप्रूवल आने के बाद वी विल सेंड योर टायर टू देम, एंड वो फिर उसके बाद उसमें कितना घिसा पिटाई जो हुई है उसके हिसाब से जो भी 1,000-1,500 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे और आपका टायर नया हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट दे हैव सेड टू मी। अभी पूरा क्या होता है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, पूरा इंसिडेंट, पूरा क्या क्या ऐसा कॉस्ट आया, क्या आया, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जब मेरा पूरा सिस्टम हो जाएगा। तो दिस इज़ अनदर थिंग यू शुड बी केयरफुल अबाउट। जब टायर का वो देख लो, वो मतलब इसकी वारंटी में आता है, पर अच्छी चीज़ क्या है कि टायर्स बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। मतलब मैंने अपने अंदर चिकन थ्रेड्स होती है ना, चिकन स्ट्रिप्स बोलते हैं जब टायर में आप जब कॉर्नरिंग करते हो, तो वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। इतना अच्छा कॉर्नरिंग, तो इतना अच्छा कॉन्फिडेंस देता है मेटजेलर आपको। सो सर्विस के मैंने आपको बता दिया कि इतना कितना कॉस्ट करता है, एंड पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं, और टायर का मेरे को जो इशू आया था मैंने बता दिया। बाकी कोई इशू आया नहीं है मेरे बाइक में, और इलेक्ट्रॉनिक्स ढंग से काम करते हैं। क्विक शिफ्टर ठीक है, 80% सही काम है, 20% कम करता है, बट नॉर्मली मैं क्लच ही यूज़ करता हूँ, बिकॉज छोटे छोटे मैन्यूवर्स करने के लिए क्विक शिफ्टर पर डिपेंड नहीं करते आपको। छोटे छोटे मतलब एक ही गियर में आपको हल्का हल्का मैन्यूवर करना पड़ता है ट्रैफिक में, सो दैट्स द मेन थिंग। तो बाकी तो सब सही है, नो इश्यूज़। बाइक में अच्छी बातें बता देता हूँ कि इट्स रियली गुड टू राइड, बहुत मज़ा आता है इसको दौड़ाने में, तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा रोड मिल जाए तो मतलब फ़न, बता रहा था आपको 120 किलोमीटर तो बड़ी ईजीली आप इसको क्रूज़ कर सकते हो। इट्स रियली फन टू राइड बाइक। लाइट वेट है सबसे अच्छा। मैं अभी नई हिमालयन भी मैं एक राइड पे गया था, वहाँ पे किसी के पास लेके आया था बंदा, अरे उसको साइड स्टैंड से उठाया नहीं जा रहा था मुझसे। इट्स लाइक, अब मेरे पे डिपेंड करता है, मैं इतना हैवी गाय नहीं हूँ, बट मेरे को काफ़ी हैवी लग रही थी वो। इसमें इतना बिल्कुल, ये तो बहुत लाइट है, उसके मतलब 177 केजीज पे है ये, तो इट्स अ रियली लाइट बाइक। तो आपको वो चीज़ काफ़ी अच्छी फील होने वाली है इसके अंदर। माइलेज की बात कर लेते हैं। माइलेज देखो, मेरे को हाईवे पे तो 30 की माइलेज दिया है आराम से, और अगर आप सही रेव रेंज में सही गियर पे रखते हो सिटी में भी, तो आपको 26-27 दे देगी। सो दिस इज़ अबाउट द माइलेज। और सिटी में आपको बहुत फ्लिकेबल बाइक फील होती है, हैंडलिंग ज़बरदस्त है बाइक की, मतलब मज़ा ही आ जाता है। तो आपको सिटी में ऐसी फील नहीं होगी आप बहुत बड़ी बाइक लेके जा रहे हो। एक तो 19 इंच का टायर है, और जो व्हील बेस है वो भी इतना बड़ा नहीं है कि मतलब आपको सिटी में प्रॉब्लम दे। काफ़ी अच्छा फ्लिकेबल फील होती है यार। और अगर आपने क्रैश गार्ड छोटे लगाए, मेरे क्रैश गार्ड बल्कि हैं, मैं रिमूव कर दूंगा उनको। मैड ओवर बाइक्स के लगाए थे, काफ़ी बल्कि हैं वो अलग बात है, प्रोटेक्शन बहुत अच्छी देते हैं, बट स्टिल उसको जो मतलब छोटा लगा था ज़्यादा अच्छा रहता। अगर आपके क्रैश गार्ड बल्कि नहीं है और अगर आपने कंपनी वाले ही लगाए हैं, तो आपको बहुत ही फ्लिकेबल बाइक फील होने वाली है। इतनी मज़ेदार लगती है ना ये बाइक, सिटी में बहुत मज़ा आ जाता है। So guys, this is what I wanted to discuss on this bike. I hope this will help you make a right decision. मैं एक ज़रूर कहूँगा, टेस्ट राइड ज़रूर लो। छोटी बाइक से बड़ी बाइक में जब आते हो ना, आपको वाइब्रेशन फील होने के आपके चांसेस रहते हैं। अगर आपके लिए वाइब्रेशन ज़्यादा इशू है तो मत लो ये बाइक, क्योंकि इसमें फील होने हैं छोटे छोटे। सिंगल सिलेंडर में हो गए तो आप 2 सिलेंडर बाइक में जाओ, दैट विल बी प्रेफरेबल। बाकी अगर आपको वाइज में ज़्यादा इशू नहीं है, और छोटे मोटे जो मैंने आपको मॉड बताया, हैंडल बार राइजर लगा लोगे, बाइक मस्त हो जाती है। ये एक नंबर मज़ा आता है इस बाइक, मतलब मैं क्या बोलूँ, रियली गुड बाइक इन दैट केस। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डिस्कस। आई होप इट हेल्प्स। आपको कोई क्वेश्चन होगा 390 के बारे में तो मेरे को ज़रूर पूछ लेना। और अगर मैंने कुछ गलत कह दिया होगा जो 390 यूज़ करता है,
प्लीज़ करेक्ट मी इन द, मतलब आप अपना व्यू बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, लाइक पीपल हु आर वांट टू बाय 390 दे विल नो बेटर, ठीक है। क्योंकि देखो मैं एक अलग बंदा हूँ, मैं इस बाइक में चीज़ों को अलग तरीके, मेरा पर्सपेक्टिव अलग होगा और लोगों का पर्सपेक्टिव अलग होगा। मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में पर्सपेक्टिव, मैं एक यामाहा में था, वहाँ से मैं शिफ्ट हुआ हूँ, तो उस हिसाब से पर्सपेक्टिव मेरा है। सो आई वांट टू मेक दैट थिंग क्लियर. So guys, this is for today. I hope you like the video. Please hit the like button if you like the video and subscribe to my channel for this kind of content. Till then guys, see you in the next vlog. Bye bye.